काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं आप लोग को बता देता हूँ, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियो याओ भाग जाते हैं भाई कि अपने टर्की उन्हें ढूंढ ना ले। जो क्लैन के मेंबर से नहीं मिलना था, उनकी लड़ाई चल रही थी। देन वो जा रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ लोग घेर लेते हैं। कंपटीशन रे बाबा। और वो कहते हैं यू बुझाओ, तुम्हें तो मरना होगा क्योंकि तुम हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हो। साथ ही वो तीन के तीनों लोग 4 स्टार डाउडी लेवल के लेट स्टेज पे थे, जो कि बहुत बुरी तरीके से जियो याओ को पीटते हैं। लेकिन भाई अपना ठरकी से फील कर लेता है और वो पहुंच जाता है उनकी मदद के लिए। लेकिन क्या उस चक्कर में अपना ठरकी भी पिटने लगता है। तभी जियो याओ कहते हैं भाई यहाँ से भाग जा, मैं इनको रोकता हूँ। जॉन कहता है नहीं जाएगा अपुन जाएगा ही नहीं। 2-3 बार समझाते लेकिन नहीं जाता, जिससे वो तारीफ भी करते हैं, वाह बंदा तो कम से कम अच्छा है, जोक्लिन स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जब उसकी नई जनरेशन ऐसी है। लेकिन जॉन को वो बेवकूफ भी समझ रहे होते कि भाई अकेले इतने पावरफुल लोगों से लड़ रहा है। तभी जॉन वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल अटैक करता है और कुछ टाइम के लिए उनको स्टन करके लेकर इनको भागता है। लेकिन इनकी स्पीड काफी तेज रहती है और ये जॉन को ले दे के सेकंडों में पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ये बंदा फेंकता है जॉन की तरफ एक्स, जो यान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। लेकिन जो यान से वो एक्स टकरा पाती इससे पहले जो जान बोलता है, जिसने भी किया मेरे आका का बाल भी बांका, उसका माका साकी नाका। अरे वाह क्या राइम हुआ बे। और उस एक्स पे अटैक करता है, एक्स को तोड़ देता है। जिसके बाद फाइट होती है और वो तीनों ही लोग पेले जाते हैं। जहाँ नान एर्मिंग उन्हें पेलता है, ई जीजिंग आती है और वो भी पेलती है और बस खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है उनका। जिसके बाद ये लोग आते हैं, दारू वारू पीते हैं और क्लेन की बातें होती हैं। जहाँ जॉन बताता है क्लेन की हालत काफी खराब है और मैं एपिसोड वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जायज वहीं से। इस टाइम पे जो यान से सुनकर कि किंग हावरान ने जो क्लेन को बचाया था, जो यार थोड़ा सा उदास होते और कहते हैं ये सब वास्तव में मेरी गलती है, मेरी वजह से ही जो क्लेन आज ऐसी सिचुएशन में आ गया है। साथ ही उन्हें अपने दिल में पता होता है कि अगर किंग हावरान ने जियो क्लेन को बचाया तो इसमें जरूर ही रीजन जियो यान ही रहा होगा, वरना डेमन एम्पर की जैसी पोजीशन के बाद वो बंदा एक छोटे से जियो क्लेन की परवाह कैसे कर सकता था। साथ ही जियो क्लेन और जो यान से इस चीज के बारे में बात करने के बाद जो याओ को पता चला कि आंख बंद करके खुद को देश देना पूरी तरीके से बेकार था और अब वो पूरे टाइम छिप कर तो नहीं रह सकता। आखिरकार उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उसके क्लेन के लिए जैसे उसे पूरा करना है। जिसके बाद अचानक ही जो याओ के दिल की जो गुत्थी थी वो सुलझ जाती है। उदास आंखें अचानक से साइन होती हैं और वो साइन जो कि अनगिनत वर्षों से नहीं दिखाई दी थी, जो याओ की आंखों में दिखाई देती है। जिसके बाद वो जुआन से कहते हैं छोटे साथी, वैसे मुझे ये तो बताओ तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, ये जगह इतनी दूर है और यहाँ पे तो कोई अट्रैक्टिव चीज भी नहीं है। साथ ही जो याओ जो यान को काफी उम्मीद से देख रहा था कि ये यंग जनरेशन का वॉरियर अगर आगे चल के पावरफुल बना तो उसका जियो क्लेन और पावरफुल होगा, इसीलिए उसकी नजरें काफी अपनेपन से भरी हुई होती हैं। तभी जॉन कहता है दरअसल मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। और जॉन कितना कहते ही सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो याओ से मिलना तो उनके लिए एक इत्तेफाक की बात थी। तभी जो यान हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए नाम बताता है, जो सुनकर तो जियो याओ भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है उसका नाम ई बोचेंग है। जिसपे जो याओ शौक रह जाता लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसमें जो याओ कहते तुम लोग क्या तुम ओल्ड मुझे ढूंढ रहे हो। साथ ही वो काफी शौक होते हैं कि ये लोग इतनी दूर तक मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, ऐसा भी का काम था जो हमें ढूंढने के लिए यहाँ पे आना पड़ गया इनको। जिसके बाद जो याओ एक बार फिर से कहते हैं तुम लोग को यकीन तो है ना कि यही नाम था, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उसे विश्वास ही नहीं होता, उन्हें लग रहा होता है कि भाई ये मजाक करें मेरे साथ नए नए बच्चे। जिसपे जॉन सिर हिलाते हुए कहता है बिल्कुल, मैं यहाँ लिंगन मॉस को खोजने के लिए आया हूँ और उसके बारे में केवल आपको ही पता है। ये सुनकर तो जो याओ के फेस एक्सप्रेशन काफी अलग अलग होते हैं और उसके दिल में उथल पुथल मच जाती है। चेहरे पे डर और घबराहट को साफ साफ देखा जा सकता था। जिसके बाद वो कहता है वो जगह स्पेशल अनबैलेंसिंग में है, जहाँ पे चारों तरफ पॉइजनस फॉग है और लगभग कोई भी एंट्रेंस गेट के बारे में नहीं जानता। हम भी वहाँ बस लकीली पता नहीं कैसे चले गए थे। ये केवल एक इल्यूजन था, जहाँ पे काफी खतरों से भरा हुआ वो जगह थी। हाई लेवल के मॉन्स्टर्स वहाँ पे काफी क्वांटिटी में थे। वहाँ हम कई खतरों से गुजरे, मौत से बाल बाल बचे। साथ ही सोल सील का एक टुकड़ा खोजने के लिए हमने बहुत मेहनत की। साथ ही आपने जिस मॉस की बात की वो भी हमें वहीं पे मिला। साथ ही वो थोड़ा सा डरा हुआ भी होता है और कहता है क्या आप वाकई वहाँ जाना चाहते हैं, क्या सच में वो स्प्रिट सील मॉस आपके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कहते हुए जो याओ आंखों में चिंता के साथ जो यान को देखता है। जो यान को पता था मैरोपिल जो यान के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि पूरे जो क्लेन के लिए भी। इसीलिए जॉन उसे जॉन उसे पाने के लिए फुल्ली कमिटेड था। तो जॉन तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहता है यह तो अपन को किसी भी हालत में चाहिए। जिसमें जियो याओ अचानक से ईगोफुल तरीके से हंसते हुए कहते हैं फिर तो मैं अपनी पुरानी हड्डी के साथ लास्ट तक लड़ूंगा और तुम्हारे साथ जाऊंगा। और ये केवल जो यान की यंग जनरेशन जो यान से उनकी उम्मीदों के कारण था कि वो वहाँ पे जाने के लिए आगे हुए थे। तभी जॉन कहता है क्लेन लीडर आपने कड़ी मेहनत की है, आपको बस हमें इंटरेस्ट गेट तक ले जाने की जरूरत है
उसके बाद मैं जियो झान को आपको जुक्सी सिटी तक वापस ले जाने के लिए कहूंगा। इस टाइम पे जियो यान नहीं जानता था कि जियो याओ को कोई भी जोखिम उठाना पड़े। तभी जियो याओ कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही उस एल्यूजन में एंटर होऊंगा। जो क्लेन के लिए वास्तव में ऐसा टैलेंटेड पर्सन होना काफी रेयर है। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। मैं भला कैसे टेंशन फ्री रह सकता हूँ कि तुम जोखिम उठा रहे हो और मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। हालांकि तुम्हारे साथ काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूँ। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहता है, पैट्रियार्क जियो, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी स्टेबल नहीं है। आपके लिए काम करना सही नहीं होगा। आप बस मेंशन में जाओ और हमारा इंतजार करो, हम बहुत जल्दी ही आएंगे। यहाँ तक कि पैट्रियार्क जियो, आप कृपया निश्चिंत रहें। अपनी प्रेजेंट टाइम की ताकत के साथ हम ये कहने की हिम्मत तो नहीं करते कि हम सुनिश्चित करेंगे कि यंग मास्टर जियो सुरक्षित रहें, लेकिन अगर हमें अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़े तो भी हम यंग मास्टर जियो की सिक्योरिटी करेंगे। और ऐसा जियो झान कहता है और स्ट्रांगली अपनी बॉडी को फेयर करता है। लेकिन जियो याओ तो किसी की बात सुनने से ही मना कर देता। वो कहता, मैं तो साथ में रहूंगा ही। जो सुनकर तो सभी लोग उदास हो जाते हैं। तभी जीइंग बोलती है, इसके बारे में क्या ख्याल है कि पैट्रियार्क एल्यूजन के गेट के बाहर हमारा इंतजार करें। तभी जान कहता है, और जीइंग पैट्रियार्क आपकी सिक्योरिटी के लिए बाहर रहेगी। साथ ही जो एल्यूजन का गेट था वो एक फ्री स्पेस था, इसीलिए वो काफी सेफ भी था। साथ ही जो याओ को भी पता था कि अगर वो अंदर गया तो वो केवल सभी पर बोझ होगा, इसीलिए बाहर रहना भी काफी सही था। और जो यान जीइंग को केवल उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बाहर छोड़ रहा था। तभी जो याओ कहते हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा छोटे साथी कि अगर तुम देखते हो कि अंदर की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो तुम वहाँ पे फाइट नहीं करोगे, बल्कि जिंदा बाहर आओगे। क्योंकि इस टाइम पे बंदा जियो यान के लिए काफी टेंशन में होता है और जियो यान चुपचाप इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। जिसके बाद जियो याओ उन सभी लोग को वहाँ पे ले जाने के लिए एग्री होता है। फिर सोल टाउन में रहने के टाइम के दौरान जियो ने दोबारा जियो याओ को जियो मेंशन के लिए नहीं कहा था। साथ ही जियो को पता था वो जियो मेंशन में जाने के लिए केवल इसलिए एग्री हुए थे क्योंकि वहाँ पे जियो यान था और वो जियो यान और जियो क्लेन के लिए कुछ करना चाहते थे, ताकि इतने सालों से वो जो भी गिल्टी फील कर रहे थे उसका प्रायश्चित वो कर सके। जिसके आधे महीने के टाइम के दौरान ये लोग सब लोग अपनी एनर्जी को रिकवर करते हैं, प्यूरिफाइन करते हैं। और इसके आधे महीने के टाइम के बाद नान एयरमिंग और हर कोई एनर्जी से फुलफिल हो जाता है और सीधा ही गुइसू माउंटेन की ओर चलने लगते हैं। जिसके बाद हवा में उनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, यहाँ तक कि जो यान की काफी हाई क्वांटिटीज में पिल के सपोर्ट के साथ वो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर गुइसू वैली के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग देख सकते थे कि वैली के आसपास अभी भी पॉइजनस फॉग फैली हुई थी और एक 4 स्टार लेवल का बीस्ट अपना सिर निकाल कर बाहर उन्हें ही देख रहा होता है। लेकिन तभी वो बीस्ट इन्हें देखकर डर जाता है और चुपचाप वहाँ से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ नान एयरविंग काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से इस टाइम का फायदा उठाता है और तुरंत ही ब्लड स्नेक पिल्स निकालता है, जो 1 दर्जन से ज्यादा बोतल्स थी। साथ ही टाइम कम होने के कारण नान एयरविंग ने इन्हें दिन रात रिफाइन किया था और ये ब्लड स्नेक पिल लगभग आधे महीने तक चल सकती थी। तभी जो याओ कहता है, हालांकि ये पिल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आधे महीने के लिए ये मात्रा आपके लिए अभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। जो सुनकर तो जो यान का भी दिल कड़ा हो जाता है। साथ ही जो याओ को शांत देखते हुए जान ये तो जानता था कि इस बंदे के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ही, इसलिए वो तुरंत ही कहता है, पैट्रियार्क क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? तभी जो याओ बताते हैं, यहाँ पे रहने वाले बीस्ट पहले ही इस पॉइजनस मिस्ट को रजिस्ट करने में कैपेबल हैं, इसलिए क्योंकि वो नेचर के अंदर की कुछ अजीब चीजों पर ट्रस्ट करते हैं और वो चीज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस कुछ नीलम के फ्लावर्स और पौधों से भरी हुई एक वैली। उसे लेने के बाद हमें इस पॉइजनस मिस्ट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि चलो जो याओ उनके साथ था तो पॉइजनस मिस्ट की चिंता तो उनके दिल से दूर हो गई थी। जिसके बाद जो याओ के गाइडेंस के साथ वो लोग तुरंत ही उस जगह को ढूंढते हैं और काफी सारी चीजों को यानी काफी सारे फ्लावर्स और हर्ब्स को वहां से इकट्ठा करके अपनी स्टोरेज रिंग में सेव कर लेते हैं। हालांकि पॉइजनस मिस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अभी भी कोई भी आराम करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही अपने पुराने तरीके से सर्कुलर फॉर्मेशन को बनाकर जो यान और जो याओ को अंदर सेव करते हैं। उन्हें पता था कि गुइसू वैली के बाहर भी 4 स्टार डाउडी लेवल के बीस्ट का देखना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसीलिए हर कोई अपने ऑरे को एनालाइज कर देता है ताकि अगर कोई बीस्ट यहाँ पे हो भी तो उनके ऑरे से ही डरकर यहाँ से भाग जाए। साथ ही यहाँ पे फॉग इतना ज्यादा घना था कि जो याओ के गाइडेंस के बाद भी हर किसी को इस गुइसू वैली के कांटेदार रास्तों से बाहर निकलने में लगभग पूरे 7 दिनों का टाइम लग गया होता है। जिसके बाद ये एल्यूजनरी एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में जो याओ ने बताया था, जहाँ नीले ब्लू कलर के स्टोन से बनी हुई एक काफी बड़ी गोल्ड एल्टर होती है। साथ ही इस एल्टर के चारों तरफ जगह जगह पर तरह तरह के फ्लावर्स उगे हुए होते हैं और चढ़े हुए होते हैं, जिसकी स्मेल भी काफी अजीब होती है।
साथ ही इस पूरे के पूरे एल्टर के ऊपर काफी अजीब से नक्काशीदार पैटर्न होते हैं जो कि काफी अजीब होते हैं और एशियंट भी, और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ये थे क्या। साथ ही उसी एल्टर के पास एक पीली मुरझाई हुई हड्डी टंगी हुई होती है, यानी कि स्केलेटन, जिसकी आंखों के सॉकेट बिल्कुल काले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइट पड़ने पे वो लाल भी ग्लो कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। तभी वो सब ये देखकर तुरंत ही कहते हैं अजीब बात है ये कि ये एल्टर फूल और पौधों से घिरा हुआ है, लेकिन इस हड्डी के पास कोई घास भी नहीं। साथ ही इस स्केलेटन की हड्डी बढ़ने के तो निशान है, लेकिन खोपड़ी अभी भी जैसी की तैसी ही है। तभी जियो याओ भी उदास होते हुए उस स्केलेटन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे भी नहीं पता ये मरने वाला पर्सन है कौन। और उस टाइम पे हम इल्यूजन में इंटर होने में काबिल थे, क्योंकि टीम के एक मेंबर ने यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज प्राप्त की थी। हालांकि जियो याओ की बात को सुनने के बाद जियो जान जांच करने के लिए आगे बढ़ने का और इंतजार नहीं कर पाता और काफी इंटरेस्टेड तरीके से आगे बढ़ते हुए कहता है मैं देख के बताता हूँ ना ये क्या है, और उसे छूने ही वाला होता है कि तभी नान एर्मिंग और जियो याओ एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं रुको, वो पॉइजनस है, जिससे बंदा तुरंत ही रुक जाता है। दूसरी तरफ जियो याओ नान एर्मिंग की तरफ देखते हैं कि ये बंदा सच में समझदार भी है और सावधान भी, तो वो थोड़ा सा उसकी तारीफ करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मैंने अभी तक अपनी बात कंप्लीट नहीं की। हालांकि मेरे टीम के मेंबर को इल्यूजन को खोलने के लिए आइटम तो मिल गया था, लेकिन उसने अपनी जान गंवा दी थी। जिसके बाद जो याओ थोड़ा सा कुछ कदम पीछे लेते हैं, साथ ही वो पसीने से तरबतर हो गए होते हैं और दिल काफी डरा हुआ होता है। तभी जो जान ठीक था ये देखकर जोयान भी रिलैक्स फील करते हुए कहता है पैट्रियार्ट, क्या आप जानते हैं कि इंट्रेंस गेट को कैसे एक्टिवेट करना है? तभी जो याओ सिर हिलाते हुए कहते हैं उस दिन टीम के मेंबर को इस स्केलेटन की गर्दन में एक जड़ पेंडेंट दिखाई दिया था और वो लालची था, इसीलिए मेरे रोकने के बाद भी उसने मुझे इग्नोर किया और उस पेंडेंट को उस डेड बॉडी से निकाल लिया, जिसके कारण वो तुरंत ही पॉइजन के इफेक्ट के कारण लाश में बदल गया और मर गया। और उस पेंडेंट को टच करने के कारण मुझ पे भी इस पॉइजन का इफेक्ट हुआ था, जिसके बाद मैंने किसी को इस जेड पेंडेंट के पॉइजन को खत्म करने का काम सौंपा था। और इसके बाद इस चीज को देखते हुए वो अपने हाथ में जेड पेंडेंट को निकालता है, जो कि उसे यहाँ से मिला था। जिसके बाद वो कहता है मैं इस एल्टर के पास गया तो मुझे एक कोने पे सेम इसी के शेप का एक मार्क भी दिखाई दिया था, जिसपे जैसे ही मैंने इस पेंडेंट को लगाया था तो ये एल्टर एक्टिवेट हो गया था। और इतना कहने के बाद जोया जेड पेंडेंट को उस एल्टर से एक बार फिर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे एल्टर अभी भी शांत होता है, लेकिन एल्टर के ऊपर का स्पेस अचानक से फ्लक्चुएट होने लगता है और काफी खतरनाक प्रेशर धीरे धीरे वहाँ पे अपेयर होता है, जो कि एक एशियंट गेट की तरह लग रहा होता है। साथ ही ये गेट लेजेंडरी एशियंट प्रिमोर्डियल ऑरा यानी कि पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा से भरा हुआ होता है और काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है। साथ ही बिल्कुल एक हेवनली बुक की तरह मिस्टीरियस सिंबल पूरे तरीके से एल्टर्स के चारों तरफ साइन हो रहे होते हैं और लाइट पूरे गेट के बीच में फैल रही होती है। साथ ही जिस बात ने सभी लोगों को और भी ज्यादा हैरान किया था वो ये चीज थी कि एल्टर के एक्टिवेट होते ही 100 मीटर के आसपास की जगह लहराते पानी की तरह एक ढाल में बदल चुकी होती है। तभी जो याओ तभी जींग इस शील्ड को देखते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन शील्ड में केवल हल्का सा फ्लक्चुएशन होता है और कोई भी नुकसान नहीं होता शील्ड को। तभी ये देखकर सभी लोग तारीफ करते हैं और जो याओ कहता है ये स्पेस या ये स्थान पहले ही सबसे स्पेशल और सेफ लोकेशन होनी चाहिए जहाँ हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तभी जान कहता है पैट्रियार्ट, बस आप यहीं पर वेट करिए, हम लिंगन मॉस को ढूंढने के लिए अंदर जाएंगे। जिसके बाद जोयान सभी को अंदर चलने के लिए ऑर्डर देता है और अपने बोन विंग्स को उठाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सभी लोग जोयान के साथ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ जो याओ उदास होते हुए उन सभी लोग को देख रहा होता है। साथ ही वो काफी ज्यादा सीरियस तरीके से कहता है जोयान, आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए, जो क्लेन की ग्लोरी आप पर निर्भर करती है। जो याओ की आवाज गिरने से पहले ही जोयान और बाकी लोग स्पेस के अंदर जा चुके होते हैं और सिल्वर लाइट के अंदर गायब हो चुके होते हैं। जिसके बाद पलक झपकते ही वहाँ का एंट्रेंस गेट भी गायब हो जाता है, लेकिन एल्टर के ऊपर का जो स्पेस होता है वो भी वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो वहाँ पे प्रोटेक्शन सील थी वो अभी भी बनी हुई होती है। जिसके बाद एक साइन के साथ जो यान और बाकी सभी लोग सीधा ही अंदर की लोकेशन पे दिखाई देते हैं। साथ ही जो याओ से उन्होंने पहले ही सुना था यह जगह कितनी खतरनाक थी, इसीलिए वो लोग अपने दिल में पहले ही तैयार थे हर एक चीज को लेकर। लेकिन वास्तव में इल्यूजन फॉरेस्ट के अंदर एंटर होने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। यहाँ पे जो सभी लोग सबसे पहले अपने सामने देखते हैं एक इनफाइनाइट बाउंडलेस फॉरेस्ट, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं था। हर जगह हवा चल रही थी, घास शानदार थी, साथ ही हवा चट्टानों से होकर गुजर रही थी तो बिल्कुल सीटी की तरह आवाज आ रही होती है। और अगर कोई भी इसे देखो तो ये बिल्कुल एशियंट बैटल प्लेस की तरह ही दिख रहा होता है। तभी ले साओलोंग कहता है मैंने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। जिसके बाद ले साओलोंग नीचे टूटी हुई दीवारों और ईंटों की तरफ इशारा करता है और कहता है लगता है वहाँ पे कोई एशियंट पैलेस था।
तभी जो जान भी कहता शायद यही एशियन डिजास्टर वाला वो प्लेस है जहाँ पे उस टाइम पे फाइट हुई थी। तभी हर कोई कहता है एशियन डिजास्टर के टॉम्स, और ये सुनकर तो हर कोई इंटरेस्टेड तरीके से इसे देखने लगता क्योंकि उन्हें पता था अगर ये एशियन डिजास्टर से रिलेटेड जगह है तो फिर तो यहाँ पे काफी सारे ट्रेजर मिल सकते थे भाई। तभी सभी के फेस इंप्रेशंस को देखकर जॉन हंसते हुए कहता तो चलो फिर नीचे चलते हैं, क्या पता तुम सबको वो मिल जाए जो तुम सब चाहते हो। साथ ही हर कोई खंडहरों से गुजरते हुए स्पिरिट सील मॉस को भी ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि लिंगन मॉस या ब्लैक मशरूम, तीनों उसी के नाम है। हालांकि यहाँ पे गुजरते हुए जो यान की नजर अचानक से टॉम के एक कोने में पड़ती है जहाँ पे कुछ बीस्ट कोने पे खड़े दिखाई देते हैं और वो हरे कलर के होते हैं और अपनी हरी आइज से जो यान के ग्रुप को घूर रहे होते हैं। साथ ही वो पूरी तरीके से अलर्ट भी होते हैं। तभी जो जान रिलैक्स फील करते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक 4 स्टार डाउडी लेवल का बीस्ट है, हमको इससे नहीं डरना चाहिए। हालांकि उसने अभी अपनी बात पूरी कंप्लीट भी नहीं की थी कि तभी अचानक से आसपास की काफी सारी टूटी हुई दीवारों से काफी सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स निकल कर आ जाते हैं जो कि पूरी जगह को कवर कर लेते हैं, जिससे तो लगभग सभी का दिल ठंडा हो जाता है। तभी ले साओलोंग बताते हैं इस टाइप के बीस्ट को ग्रीन बीस्ट कहा जाता है जो कि हर तरफ से ग्रीन होता है और इनकी जो प्रजनन क्षमता यानी कि बच्चों को पैदा करने की क्षमता होती काफी ज्यादा होती है। साले पैदा ही बच्चा करने के लिए हुए का। साथ ही ये तब तक किसी पर अटैक नहीं करते जब तक ये पूरी तरीके से कंफर्म ना हो कि हम इन्हें मार देंगे। साथ ही ये ग्रुप में अटैक करते हैं जहाँ जब इनकी क्वांटिटी ज्यादा और सामने वाले की क्वांटिटी कम होती है तो ये उन पे अटैक करके इन्हें मार देते हैं। साथ ही जिस भी बीस्ट का कलर जितना डार्क होता है, डार्क ग्रीन होता है, ये उतने ही खतरनाक होते हैं। साथ ही ग्रीन स्पिरिट बीस्ट चालाक तो होते हैं लेकिन काफी ज्यादा कायर होते हैं और ये कभी भी अकेले किसी पे भी अटैक करने की हिम्मत नहीं करते। तभी जिंग तुरंत ही कहती इतनी सारी भूतिया चीजें वास्तव में ऐसी जगह पर हैं। उसे तो लगभग इस हरे स्पिरिट बीस्ट से नफरत हो गई होती है। दूसरी जो है ना बाकी लोग तो अभी भी कंफ्यूज थे क्योंकि ये जगह तो केवल अभी टूटी हुई शहर की एक दीवार थी। तभी ले साओलोंग कहता वहाँ पे देखो और इसके बाद दूसरी तरफ सिटी बॉल की तरफ वो इशारा करता है जहाँ पे काफी सारे हरे रंग के स्पिरिट बीस्ट निकल कर आ रहे होते हैं और इस टाइम पे वो देख सकते थे कि इन हरे स्पिरिट बीस्ट ने अपनी क्वांटिटी का फायदा उठाते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। कोई बात नहीं बे, जितना घेरना है घेर लो, अपना ठरकी जिंदाबाद है, शेर अकेले ही काफी होता है। और वैसे भी ये नोबल जो यान की है वो तो पेल के ही रहेगा। तभी जॉन कहता है इससे पहले कि हमारे और नजदीक आए, जल्दी से आगे चलो। और ये कहते ही जॉन तुरंत अपने बोन विंग्स को फड़फड़ाते हुए हवा में काफी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाता है और ऐसा लग रहा था कि जॉन और बाकी लोगों की हरकतों को देखकर ये हरे स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा नाराज हो गए थे कि घर आया हुआ शिकार वास्तव में हमसे भाग रहा है। इसलिए वो तुरंत ही एक पावरफुल रोर करते हैं और पूरा का पूरा हरे बीस्टों का ये काफी बड़ा सा ह्यूज ग्रुप जो यान के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है। और इस टाइम पे ये आसमान में जैसे ही पहुंचे हुए होते हैं बिल्कुल हर एक क्लाउड की तरह दिख रहे होते हैं। ये देखकर जो जान गुस्से में कहता है तुम रुको आका, मैं अभी करके आता हूँ इनका माँ का साकिना का। वैसे ये कोई गाली तो नहीं होती ना? होती भी होगी तो इन बीस्ट को कौन सी इज्जत देनी चाहिए, साले ग्रुप में अटैक करते हैं, वैसे भी दल्ले कहलाइए। चलो इतना कहने के बाद जो जान तुरंत ही अपने पंचेस को क्रिएट करता है और तुरंत ही तियानजियो मेगाट्रॉन एलिफेंट फिस्ट अटैक एयर में चार्ज कर देता है, जिससे काफी सारे ये ग्रीन बीस्ट एक ही अटैक से चावल के दाने की तरह टुकड़ों में टूटकर जमीन में बिखर जाते हैं। जिसके बाद जो जान एक बार फिर से आसमान में घूमते हुए सिर उठाता है और पावरफुल तरीके से रोर करता है, जिससे स्पेस में एक रोर के साथ व्हाइट टाइगर अफेयर होता है जो बिल्कुल एक शील्ड में क्रिएट हो जाता है। साथ ही जो जान के अटैकों के कारण सभी को थोड़ा सा सांस लेने का टाइम मिला था, जिसके बाद सभी लोग तुरंत ही अपने अपने डिफेंस बैरियर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और इन बीस्टों के खिलाफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जो ये ग्रीन कलर के बीस्ट थे ना तो ये स्ट्रॉन्ग थे ना ही ज्यादा खतरनाक, लेकिन साले क्वांटिटी में कुछ ज्यादा थे जो कि काफी स्पीड के साथ उनका पीछा कर रहे थे और जो ना बाकी सभी लोग केवल कुछ ही टाइम के लिए इनसे बच सकते थे। दूसरा जो यान को और बाकी के लोगों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया था वो ये थी कि ये ग्रीन बीस्ट अपने लोगों की मौत की भी परवाह नहीं कर रहे थे और पीछा करते टाइम ये अपने बंदों को भी पेलते जा रहे थे। बहुत सही किया। साथ ही इनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी और इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा। साथ ही इनकी भीड़ के कारण ये चारों तरफ से जॉन के ग्रुप को घेरे होते हैं और कुछ ही टाइम के बाद जॉन का पूरा ग्रुप इनकी घेराबंदी में गिर भी जाता है। साथ ही ग्रीन बीच के कंटिन्यू अटैकों के कारण उनकी जो ढाल थी या कि डिफेंस है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जिससे जॉन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। तभी नान एर्मिंग कहता है जो जान आप एक बार फिर से इन भूखे नंगे नल्ले बेरोजगार ग्रीन बीस्टों के ऊपर अपना फिस्ट अटैक चार्ज करेंगे। जियांग आप डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मेरे पास अभी भी एक थॉट है, मुझे लगता है कि शायद ये काम करेगा, पर ये काम करेगा या नहीं यह हम ट्राई करके ही देख सकते हैं। और इस टाइम पे वो सभी को एक साथ अटैक नहीं करने देता क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि 5 स्टार डाउडी को तो छोड़ ही दो, इतनी हाई क्वांटिटी के सामने तो
6 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी बुरी तरीके से मारा जाएगा। नान एरविंग की बात को सुनकर जियो झान बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ाता है और नाराज होकर अपने गोल्डन बैटल टाइगर घोस्ट के साथ स्काई में आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल टाइगर की तरह गोल्डन आर्मर से घिरी हुई होती है। साथ ही इस बैटल टाइगर का पूरा बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और दांत सीधे आसमान की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो बताता है कि वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग लेयर बैटल स्किल तियानजियो मैग्नेट्रॉन, इसके 2 मेथड हैं, जिसमें पहला है अटैक और दूसरा है डिफेंस। जिसमें पहला व्हाइट टाइगर घोस्ट है और उसके अलावा दूसरा है गोल्डन हाउलिंग टाइगर, जो वास्तविक लास्ट अटैक स्किल है। और ये पहली बार है जब मैं इसका यूज करने वाला हूँ। जिसके बाद सभी की नजरों के सामने गोल्डन हाउलिंग टाइगर आसमान की तरफ देखते हुए पावरफुल तरीके से रोर करता है और उसके सिर के ऊपर एक गोल्डन हॉर्न धीरे धीरे साइन होते हुए कंडेंस होने लगता है। साथ ही उसके हॉर्न के साथ बिल्कुल एक लाइटिंग ड्रैगन की तरह एक लाइटिंग स्पेस ओपन होता है। साथ ही उसकी जो आवाज होती है वो गड़गड़ाहट की तरह हजारों मील तक ट्रेवल कर रही होती है। तभी नान एरमिंग कहता है, बहुत अच्छा, ये अटैक सच में काफी पावरफुल है। साथ ही उसकी आंखें तुरंत ही साइन होने लगती है। जिसके बाद वो कहता है, हाई लेवल इंटेंट क्लास बैटल स्किल 10,000 पॉइजन एंड 9 लेयर्स ऑफ मियास्मा, जो कि उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक थी। जिसके बाद एक पावरफुल ग्रीन फॉग अचानक से बाहर निकलती है, जो धीरे धीरे पूरे ही आसमान में छाने लगती है, जिससे सब कुछ बिल्कुल एक घने फॉग के अंदर डूब जाता है। साथ ही ये फॉग धीरे धीरे सिकुड़ रही होती है और इसके बाद जब ये फॉग गायब होती है तो कोई भी देख सकता था कि काफी सारे ग्रीन बीस्ट की डेड बॉडी ग्रीन धुएं से लिपटी हुई जमीन में पड़ी हुई होती है और ये साले काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में देख रहे होते हैं। साथ ही क्योंकि इन जो ग्रीन बीस्टों के अंदर नॉलेज और दिमाग था वो तो था ही नहीं, IQ बहुत ही कम था, तो बेचारों को समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मारे गए, वो तुरंत ही वापस से होश में आते और लार टपकाने लगते हैं और वापस से जॉन के ग्रुप को देखने लगते हैं। साथ ही साथ ये बचे हुए ग्रीन बीस्ट भी सबसे पहले अपने साथियों की डेड बॉडीज को हक्के लगाते और उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे जॉन और बाकी सभी लोग ये देखकर काफी हैरान होते कि ये वास्तव में अपने ही लोगों को खा रहे हैं। हालांकि जिन जिन लोगों ने अपने साथियों के डेड बॉडीज को खाया था वो लोग भी कुछ देर तक झटपटाने के बाद मर जाते हैं, जिससे इतने सारे स्प्रिट बीस्ट की क्वांटिटी काफी स्पीड से कम होने लगती है, जिससे बाकी लोगों का प्रेशर काफी कम हो जाता है, क्योंकि अब बहुत सारे स्प्रिट बीस्ट नहीं बचे हुए थे, जिससे नान एरमिंग और जो याने के करके बाकी सभी लोगों को पेल देते हैं और ये सभी के सभी ग्रीन स्प्रिट बीस्ट बेचारों का नाम और निशान तक नहीं बचता। यहाँ ग्रीन स्प्रिट बीस्ट भी कह रहा होगा, वो तो हमारे पास दिमाग नहीं था इसलिए हम पेल दिए गए। नहीं बच्चों, पेल दिए जाते तुम लोग। और ये देखकर कि सभी लोग कि शिकार शिकारियों में और शिकारी शिकार में बदल गया है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। साथ ही सभी के सिर से सिर दर्द भी ठीक हो गया होता है। चारों तरफ केवल लाशें और डेड बॉडीज ही बिखरी हुई होती है और जमीन लाल भूरी हो गई होती है। तभी जियो झान कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम काफी ज्यादा होशियार होते जा रहे हो, बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हो नान एरमिंग की चेस्ट में हल्के से पंच को पुश करता है, जिससे नान एरमिंग भी स्माइल करता है, क्योंकि अब फाइट एंड हो गई थी और सब कुछ शांत हो गया था। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहाँ जिंग कहता है, मैं तो बस अभी लगभग मौत से डर गया था, ये काफी खतरनाक थे। जिंग की आंखों भी देखा जा सकता था कि वो हल्की सी डरी हुई होती हैं। जिसके बाद वो अपनी छाती को थपथपाता है। तभी ले साओलोंग कहता है, इस बार ये सब कुछ नान एरमिंग को धन्यवाद है, अगर उसने सही टाइम पे सही दिमाग नहीं लगाया होता तो हम लोग वास्तव में यहाँ से जिंदा नहीं बच पाते। तभी जियान भी स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें ये तरकीब कैसे सूझी यार? जिसमें नार्मिंग के स्माइल करते हुए कहता है, मैंने इसे तब सोचा जब मैंने ग्रीन स्प्रिट बीस्ट को अपने ही साथियों को मारते देखा। हालांकि मैं ये कहने की हिम्मत तो नहीं कर सकता था कि ये पॉइजन और ये चीज वर्क करेगी, लेकिन कि मैं पॉइजन का यूज कर सकता हूँ, मैं इसे ट्राई करके देखना चाहता था। और उसके बाद आप सभी ने देखा कि क्या हुआ, जिससे हर कोई हंसने लगता है, जिसमें सभी लोग कहते हैं ये तो सच में काफी बड़ा प्रॉफिट है। जैसे ही हम अंदर आए इतने सारे मैजिकल कोर, लगता है इस प्लेस में एंटर होने के बाद हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं। तो विजयन कहते हैं, चलो हम एक गेम खेलते हैं, देखेंगे किसके पास सबसे ज्यादा मैजिकल कोर होते हैं। ये कैसा रहेगा? जिसपे सभी लोग हंसते हुए नीचे की तरफ दौड़ पड़ते, क्योंकि कोई भी हार नहीं मानना चाहता था और सभी कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता था। ये देख रहे हो, ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, मतलब इतनी खतरनाक जगह पे भी ये हंस खेल के रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही जॉन को भी पता था कि आउटर वर्ल्ड में 4 स्टार के बीस्ट के साथ ऐसे इतने सारे कोर्स को इकट्ठा करना काफी मुश्किल बात थी। साथ ही यहाँ पे पर्याप्त हर स्प्रिट बीस्ट को पेल दिया गया था, तो चाहे कितनी भी कम पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, उन्हें काफी ह्यूज क्वांटिटी में 4 स्टार के मैजिकल कोर मिलने वाले थे। इसलिए पूरे बैटल ग्राउंड को साफ करने के बाद, मैजिकल कोर्स को नीलाम करने के बाद सभी एशियन सिटी की दीवार में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जॉन सोचता है
कि हम लोग जब से एंटर हुए तब से साला अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। उस टाइम पे जो याओ जब वो एंटर हुए होंगे तो उन्हें स्पिरिट सील मॉस कैसे मिली होगी? शायद वो कुछ ज्यादा ही लकी थे। साथ ही जॉन को यहाँ पे सील मॉस का कोई भी निशान नहीं मिला होता। हालांकि तभी सभी को दूर एक पावरफुल रोर की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे बीस्टों का कोई ग्रुप अंदर की तरफ आ रहा हो। जमीन कांप रही होती है और हर किसी के चेहरे पे सीरियस इंप्रेशन आ जाते हैं। तभी जॉन हेल्पलेस तरीके से हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ब्लड की इस स्मेल ने और भी काफी पावरफुल बीस्टों को अट्रैक्ट किया है। जिसके बाद जॉन के हाथ के एक इशारे के साथ हर कोई स्पेस के ऊपर आसमान में आ जाता है और आने वाले बीस्टों का इंतजार करने लगता है। इंतजार क्यों करने लगता है? भागो ना बे यहाँ से। बेल मुझे मार, मैंने सुना था। यहाँ पे जो यान कह रहा होता है, मैं रुका हुआ हूँ बेल, तू मुझे मार। मतलब रुकने की क्या जरूरत है भाई, यहाँ से भाग जाओ। जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रही होती है सभी के दिल स्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं। चारों तरफ धूल ही धूल बिखर रही होती है और ये बीस्ट धीरे धीरे दिखाई देने लगे होते हैं। और इस ग्रुप में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बीस्ट होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पर ब्राउन कलर का स्ट्रॉन्ग स्किन आर्मर होता है जो बिल्कुल एक अनब्रेकेबल आर्मर की तरह लग रहा होता है। साथ ही इनके बड़े से सिर के नीचे 2 घुमावदार दांत भी होते हैं और उनके पीछे लगभग 8 मीटर लंबी पूंछ होती है जिसके एंडिंग पॉइंट में बिल्कुल एक पत्थर की बॉल लगी हुई होती है जिसके चारों तरफ काफी सारे कांटे भी होते हैं। साथ ही भागते टाइम ये बीस्ट अपनी मर्जी से अपनी पूंछ को कैसे भी यूज कर सकता था। तभी ले सालोंग कहता है, इस बीस्ट का नाम जायंट हैमर वॉर बीस्ट है जो 5 स्टार इंटरमीडिएट डाउडी लेवल की ताकत पर पहुंच चुका है और इनकी जो डिफेंस स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनका शरीर काफी भारी होता है लेकिन इनकी पूंछ काफी ज्यादा लचीली होती है। और इन जायंट हैमर वॉर बीस्ट का जो ग्रुप होता है जो यान के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही वो अपने दांतों से काफी तेज धार अटैक करते हैं और उनकी दांतों की ठंडक को महसूस करके ले सालोंग तुरंत ही कहता है, इनके अटैक से बचो। और ऑर्डर देते हुए वो तुरंत ही जो यान के डायरेक्शन में आ जाता है और तुरंत ही यान को पीछे खींच लेता है। साथ ही ये सभी लोग काफी ज्यादा स्पीड के साथ इस बीस्ट के अटैकों से डॉज कर रहे होते हैं और बार बार पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। साथ ही ले सालोंग भी जॉन को काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा होता है और इस सिचुएशन में तो जॉन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि यहाँ पे इस बीस्ट की स्पीड काफी फास्ट थी लेकिन वास्तव में ये सभी लोग डॉज करते हुए जॉन को सेफली आगे की तरफ ले जा रहे होते हैं और इनसे इनके बीच के कोऑपरेशन और साथ ही साथ टीम के बॉन्डिंग को देखा जा सकता था। साथ ही अपने अटैकों को चूकता हुआ देखकर जो हैमर बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा नाराज हो गया होता है। इसीलिए वो तुरंत ही गुस्से में अपनी बॉडी को मूवमेंट कराते हुए घूमता है और अपनी पूंछ से उस ग्रुप की तरफ अटैक करता है। साथ ही 5 स्टार इंटरमीडिएट लेवल के बीस्ट के इतने पावरफुल अटैक के साथ तो कोई भी पसीना पसीना हो सकता था। साथ ही उन सभी लोग को इस अटैक से डॉज करने में अब काफी टाइम हो गया होता है। इसलिए वो पांचों एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर जियो को प्रोटेक्ट करो। और जियांग सबसे पहले बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में एक ब्लेड आता है और अपनी बॉडी से कुछ सील्स को परफॉर्म करते हुए वो एक पावरफुल अटैक को चार्ज करते हुए कहते हैं, दाओ क्वीन नेट। हालांकि उन्हें पता था कि ये क्वीन नेट इतने पावरफुल अटैक के सामने तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन इसकी लेयर्स के कारण ये उस अटैक की स्पीड को तो धीमा कर सकता था। दूसरी तरफ जियांग के आगे आते ही ले सालोंग भी अपनी स्पीड का यूज करते हैं और तुरंत ही आगे आते हुए 9 लिंगमिंग ड्रैगन थॉर्न का यूज करते हैं जो कि वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट बैटल स्किल थी। और इसके बाद 9 थॉर्ड एंड अ लाइन ऑफ स्काई, मुझे नहीं पता ये कौन सा अटैक है, तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है और उसके डैगर तुरंत ही काफी स्पीड के साथ बिल्कुल एक लाइटिंग स्पीड के साथ ट्रेवल करते हुए और उस बीस्ट की पूंछ के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उसके कारण उस बीस्ट की वो पूंछ और उसके पीछे का हथौड़ा इस अटैक के कारण काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और अपनी जगह से भटक जाता है। दूसरा इस टाइम पे इस बीस्ट को देखकर नाना एरमिन को पता था उसके लिए आगे बढ़ना बेकार है, इसलिए वो जो यान को पकड़ता है और तुरंत उसे पीछे की तरफ ले जाता है क्योंकि वो जो यान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। साथ ही जिंग और ले सालोंग के अटैक के कारण उस अटैक की उस हथौड़े की स्पीड काफी धीमी हो गई होती है जिसके बाद वो अपने क्वी आर्मर को एक्टिवेट कर लेते हैं इस अटैक से डॉज करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे जो जान अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करते हुए अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही अपनी शील्ड से उस हैमर को रोकने की कोशिश करने लगता है और अपने पीछे के सभी लोगों को कवर करने लगता है। दूसरा फैंग फैंग भी जान के बगल में होता है और जो यान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जहाँ बाई और फैंग फैंग और दाई और नाना एरमिन जान को बचा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जान हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है कि वास्तव में उसे बचाया जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये मुझे कुछ BDTH-1 की फीलिंग दे रही है जहाँ जो यान को हर टाइम पे उसके मास्टर बचाते रहते थे, उसकी पावर को जान उधार लेता रहता था लेकिन उसके बाद मास्टर चोरी हो जाते हैं और अपना ठरकी पावरफुल बनता है। वो कहता है, मास्टर जिसने तुम्हें चुराया टोटे टोटे कर दूंगा। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ है। हालांकि जान इतने सारे लोग को अपने लिए खड़ा होता हुआ देखकर तुरंत ही चिल्लाता है, उसका दिल जलाता है और वो कहता है, हर कोई जब मेरे लिए खड़ा हो सकता है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। जियो यान का तो खून खोलने लगता है।
हालांकि उसकी और बाकी के पावर में काफी बड़ा डिफरेंस था, लेकिन वो जानता था वो कोई बड़ी भूमिका तो नहीं निभा सकता, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम को तो साझा कर ही सकता है और कुछ मदद तो वो कर ही सकता है। जिसके बाद जॉन अपने हैवी जॉन रूलर को अपेयर करता है और तुरंत ही उसमें अपनी स्काई फायर को समन कर लेता है। जिसके बाद हैवी जॉन रूलर इंच दर इंच जलने लगता है और आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। जिसके बाद जोयान अपना अटैक चार्ज करता है, जो कि होता है यान हुआ साची यानी 3 स्टेप हैवी जॉन रूलर। जिसके बाद आसमान में 3 फीट की इनफाइनाइट फ्लेम्स की एक वेव दिखाई देती है और ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया के कोने कोने को जला सकती है। जिसके बाद उस बीस्ट की पूंछ के हथौड़े और जोयान के हैवी जॉन रूलर के बीच में एक जोरदार टक्कर होती है और इस टक्कर के साथ जोयान ने इस अटैक में पूरी पावर लगा दी होती है। तभी ये देखकर कि आसपास की जगह का इंच दर इंच एरिया जल रहा होता है, जो जान तुरंत कहता है यंग मास्टर जियो नहीं। लेकिन तभी होता है वहाँ पे एक जोरदार धमाका और शॉक वेव के साथ जो जान और जो यान दोनों ही लोग पीछे की तरफ दूर तक जाते हैं। साथ ही इस टक्कर से जो जान लगातार 10 मीटर तक पीछे से गया होता है और उसका चेहरा पीला पड़ गया होता है। साथ ही उसका आर्मर जिसे उसने क्रिएट किया होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद अपने आप को कंट्रोल करते हुए जो जान जो यान की तरफ देखता है। साथ ही उसे ऐसा लग रहा होता है कि अभी अभी का जो अटैक था उसकी पावर ऐसी नहीं थी जिसके शॉक वेव को जो यान बर्दाश्त कर सके। जिसके बाद वो जॉन को देखता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, जगह जगह से खून बह रहा होता है। साथ ही जॉन पावरलेस होकर जमीन में गिर गया होता है, जिंदा है कि मरा है कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। साथ ही इस टाइम के दौरान जो यान के साथ रहने पर उन सभी को पता चल गया था कि जॉन उन्हें अपने सबऑर्डिनेट या कि अपने दास या स्लैब की तरह नहीं मानता था, बल्कि वो बिल्कुल उन्हें फ्रेंड और ब्रदर की तरह ट्रीट करता था और यहाँ पे जॉन केवल उन्हें बचाना चाहता था, जिसके कारण वो वास्तव में इस बार लापरवाह था। लेकिन उसी के कारण उन लोगों को थोड़ा सा टाइम मिला था। जिसके बाद जो जान गुस्से में चलाते हुए कहता है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो यंग मास्टर जियो, और तुरंत ही उस बीच की तरफ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नान एर्मिंग और जिंग जो यान को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ले साओलोंग अभी भी शांत होते हैं और इसके बाद ले साओलोंग अचानक ही गायब होते हैं और जो यान के सामने अपेयर होते हैं। साथ ही जो यान की दुर्घटना के साथ इस टाइम पे हर कोई टेंशन में था, ये बात ले साओलोंग भी जानते थे। इसीलिए ले साओलोंग तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जियो, यंग मास्टर जियो। साथ ही उसकी जो हरकतें थी काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। उसे डर था कि कहीं जो यान के साथ कुछ बुरा ना हो। तभी जो यान अचानक से खाते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं अभी भी नहीं मरा हूँ। साथ ही जॉन की जो वॉइस होती है वो काफी वीक होती है, चेहरा पीला होता है। साथ ही जॉन ने जो चाल चली थी उसमें स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी और कोई भी उसे रोकने का टाइम तक नहीं निकाल पाया था। हालांकि यहाँ पे सभी को पता था कि जो यान के पास काफी स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ है और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि जॉन के पास स्काई फायर थी, जिसके टेम्परेचर के कारण जो यान के पास नॉर्मल उसी के पावर लेवल के बंदे के पास से काफी ज्यादा थी। हालांकि जॉन को लगी हुई चोटें काफी सीरियस थी, लेकिन ये इतनी भी सीरियस नहीं थी। तभी ले साओलोंग खुश होते हुए कहता है यंग मास्टर जो कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, ये अच्छा है। और तुरंत ही कुछ ट्रीटमेंट टाइप पिल जो यान को देता है। तभी जॉन ले साओलोंग के सपोर्ट से धीरे धीरे उठता है। साथ ही ले साओलोंग की गोली के कारण जॉन की जो बॉडी होती है काफी स्पीड के साथ रिकवर हो जाती है और जॉन का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है। I mean, पिल के इफेक्ट के कारण एनर्जी रिकवर हो गई थी। साथ ही जॉन ठीक था, ये देखकर सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। जिसके बाद ले साओलोंग बैटल एरिना की तरफ देखते हैं, जहाँ लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी और जो जॉन के आर्मर ने उसकी बॉडी को ढक रखा होता है। तभी जॉन भी ये देखकर काफी हैरान होता है कि वास्तव में जो जॉन की जो डिफेंस है वो काफी खतरनाक है। यहाँ तक कि 1 दर्जन से भी ज्यादा ये हैमर वाले बीस्ट उसके आर्मर की डिफेंस लेयर को नहीं तोड़ पा रहे। तभी जिंग अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड का यूज करते हुए विशाल हैमर वाले बीस्ट की तरफ दौड़ते हुए अपने 2 धारी तलवार से उनकी बॉडी के वीक पॉइंट्स पे बार बार अटैक करता है। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, वो वास्तव में हैमर बीस्ट के बॉडी को जरा सा भी अपने ब्लेड से इंजर्ड नहीं कर पाया था। जैसे लग रहा होता है कि हैमर बीस्ट की जो इसके ना वो एक नेचुरल आर्मर है और इसमें लगभग कोई भी वीक पॉइंट ना हो। तभी ले साओलोंग कहता है ये बीस्ट पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं हुआ, वरना वास्तव में इससे निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैं भी मिस्टर जोयान को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। दूसरी तरफ नान एर्मिंग हवा में ही लटका रहता है और वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता। उसकी बॉडी से काफी मोटी ग्रीन फॉग रिलीज हो रही होती है, जिसने लगातार उस एरिया को कवर कर लिया होता है जहाँ पे ये दर्जनों हैमर वॉर बीस्ट होते हैं